हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री रूम। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान हमें कौन सा चीज मिलने वाला था वो हमने देख लिया था। अब हम लोग देखेंगे वो जो भी चीज मिलेगा उसका अमाउंट कितना होगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ कुछ और बात ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हम लोगों को पहले से पता है एक इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वहीं अगर हम लोग एक मोल इलेक्ट्रॉन की बात करें तो एक मोल इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग को क्या Na वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, है ना। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6.022 इंटू 10⁻23, तो हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 96352 कूलम। ये कूलम में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो चार्ज का यूनिट है यहाँ पर कूलम है। तो आईयूपीएससी ने इसको अप्रोक्स ले रखा था 96500 कूलम। तो हम लोग भी अब से जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें ये लेके चलेंगे कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो टोटल चार्ज होगा वो होगा 96500 कूलम। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट आएगा हमारा और हम लोग ये वाला चीज लेके चलेंगे। ठीक है, एक्चुअली इस पार्ट में हमें मोर और लेस फैराडेज लॉ के बारे में पढ़ना है। तो इसके दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट लॉ देखते हैं। फर्स्ट लॉ का एनसीईआरटी का स्टेटमेंट देख लो। द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन which occurs at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट या तो सॉल्यूशन में होगा या फिर मेल्टेड फेज में होगा। अब देखो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो भी रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उसमें जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो इस पर डिपेंड करेगा कि हमने बाहर से कितना इलेक्ट्रिसिटी वहां पास करा है, मतलब बाहर से हमने वहां पर कितना चार्ज डाला है। नोट्स में भी यही देख लेते हैं। देखो फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या लिख रखा है, द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पास। मतलब कि जो मास रहेगा वो हमें कितना मिलेगा, उतना मिलेगा जितना कि हम लोग वहां पर चार्ज पास कराएंगे। ठीक है, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ये जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट होगा ये हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस में देख लिया। अब इस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि उसका मास जो होगा, उसका वेट जो होगा वो डिपेंड करेगा कि हम लोगों ने उसमें कितना चार्ज पास कराया है, कितना इलेक्ट्रिसिटी पास कराया है। तो देखो इसको हम लोग मैथमेटिकल वे में ऐसा लिख सकते हैं, W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। जो भी अमाउंट डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के बराबर होगा, हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पास कराया है उस इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटा दिए तो उसकी जगह हमने एक कांस्टेंट रख दिया जो कि हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट करा, Z से। ठीक है, इस Z को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, इसका नाम रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल और इक्विवेलेंट। ठीक है, इक्विवेलेंट। अब देखो Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z इक्वल टू W/Q। यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, Q जब इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हम लोग डेफिनेशन बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। अब जब इस केस में Q का वैल्यू 1 कूलम हम लोगों ने ले लिया तो देखो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड व्हेन वी सप्लाई 1 कूलम करंट। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना। देखो Q का वैल्यू जब 1 हो जाएगा तो Z इक्वल टू यहाँ पर W हो जाएगा। ठीक है, अब इस बात को कुछ एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। जैसे मान लो Na प्लस है, ठीक है, Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में, Na में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अच्छा इस रिएक्शन को हम लोग मोल के टर्म में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, 1 मोल ऑफ Na प्लस रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ Na एटम, राइट। अब देखो यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज हम लोगों ने पहले ही निकाला था, कितना था, 96500 कूलम। तो हम लोग बोल सकते हैं ना 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल डिपोजिट 1 मोल ऑफ सोडियम एटम, राइट। अब देखो यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका चार्ज कितना था, 96500 कूलम, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर का मास कितना होता है, ग्राम, एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 23 ग्राम होगा ना। अब देखो इसका मतलब 1 कूलम, देखो 96500 कूलम अगर पास कर रहे हैं तो उसमें 23 ग्राम सोडियम डिपोजिट हो रहा है। बट ये जो डेफिनेशन था इसमें Q इक्वल टू क्या था, हमने लिया था 1 कूलम। तो यहाँ पर अगर हमने 1 कूलम ले रखा है उस केस में क्या हो जाएगा, 23/96500 ग्राम। ठीक है, अगर 96500 कूलम में 23 ग्राम डिपॉजिट होगा तो पक्का बात है कि 1 कूलम में 23/96500 ग्राम डिपॉजिट होगा। बहुत सिंपल है ये, तो है कि नहीं। मान लो हमने मैग्नीशियम पर का बात करा तो Mg2 प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो गया, Mg में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है उससे 1 एटम Mg का मिल रहा है, या मोल के टर्म में बोले तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल Mg बनेगा।
ठीक है। अच्छा 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल mg ये लिख रखा है। अब बताओ 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर का टोटल चार्ज क्या हो जाएगा 2 × 96500 कूलम, ठीक है। और 1 मोल mg पर का मास कितना हो जाएगा 24 ग्राम, करेक्ट है। अब देखो 1 कूलम की अगर बात करें तो 1 कूलम में कितना डिपॉजिट होगा 24 डिवाइडेड बाई 96500 इंटू 2, ठीक है। और वहीं पर मान लो कोई और रहता है, जैसे मान लो Al3 प्लस रहता है, ठीक है। तो Al3 प्लस के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए था 3 इलेक्ट्रॉन, तब जाके Al में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या होगा 3 मोल इलेक्ट्रॉन से हम लोग बोल सकते हैं 3 मोल अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे मतलब 3 × 96500 अगर कूलम लेंगे तो उससे जाके हमें एल्युमिनियम पर का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा 27 ग्राम, इतना डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पर फिर से 1 कूलम के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं 27 डिवाइडेड बाई 3 × 96500 कूलम। तो कुल मिला जुला के हर किसी को अगर आप एक जनरल वे में लिखना चाहोगे तो देखो हम लोग ऐसा लिख सकते हो, हर किसी में हमने क्या किया है मॉलिक्यूलर मास या फिर एटम अगर कोई रहा तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई 96500 कूलम और इनटू यहाँ पर हमने n फैक्टर यूज किया है। इसका मतलब क्या है यही z का तो वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि वो तो z 1 कूलम पर के लिए जो मास होगा तो 1 कूलम पर के लिए मास इतना ही आ जा रहा ना, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 96500 कूलम इनटू n फैक्टर। तो देखो हमारा z का ये जनरलाइज एक्सप्रेशन हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं Q इक्वल टू देखो I इंटू टी होता है ना, करंट इंटू टाइम, ठीक है। तो W इक्वल टू हम लोगों ने देख लिया था W इक्वल टू Z इंटू क्यू। अब Z पर का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट किया, Z का वैल्यू क्या था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाई 96500 इंटू n फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा W इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मॉलिक्यूलर मास या फिर यहाँ पर एटॉमिक मास इंटू I इंटू टी, जो कि इसको हमने Q से रिप्रेजेंट करा था, डिवाइडेड बाई 96500 कूलम इंटू n फैक्टर, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये VVI है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना। या कई बार इसमें आप याद नहीं भी रखोगे तो यूनिटरी मेथड से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। एक और बात देखो मॉलिक्यूलर मास, यहाँ पर देखो मॉलिक्यूलर मास और साथ में n फैक्टर दे रखा है, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन n फैक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट मास भी तो बोल सकते हैं ना। तो W इक्वल टू हम लोग ऐसा लिख सकते हैं W इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, ठीक है, इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 96500 कूलम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। तो देखो यही चीज यहाँ पर लिखा है W इक्वल टू इक्विवेलेंट मास इंटू I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 कूलम, ठीक है। और हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास लिख रखा है ना, अब मॉलिक्यूलर मास को मान लो यहाँ पर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उस केस में क्या हो जाएगा W डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास नीचे चला जाएगा, है ना, और ऊपर में क्या बच जाएगा I इंटू टी, जो कि मतलब चार्ज था, डिवाइडेड बाई 96500 इंटू n फैक्टर बच जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर ये बेसिकली क्या है बच्चा, ये नंबर ऑफ मोल्स इसी को तो बोलते हैं, ठीक है। अब याद रखना नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 कूलम, मतलब एक्चुअली इसको हम लोग फैराड से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और इंटू n फैक्टर डिवाइडेड बाई मतलब n फैक्टर रहेगा। तो हम लोग मैक्सिमम केस में यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे सीधा निकाल लेंगे, जो भी करंट दे रखा होगा, चार्ज दे रखा होगा, उसको 96500 कूलम से डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ फैराड निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे। मैक्सिमम टाइम हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे W बाई मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 कूलम इंटू n फैक्टर, ठीक है, जो कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स बता देगा। तो अगर नंबर ऑफ मोल्स आ गया तो हमारे पास वेट तो आसानी से आ जाएगा ना, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। तो आप याद रखना मैक्सिमम टाइम में हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। मैं यहाँ पर VVI लिख दे रहा हूँ, I इंटू टी डिवाइडेड बाई 96500 इंटू n फैक्टर। देखो कुछ बहुत इजी से प्रॉब्लम्स ले लेते हैं जो कि नीट ने पूछ रखा है, बहुत आसान से प्रॉब्लम्स है। जैसे पहला प्रॉब्लम ले रखा है, ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 0.1 मोल ऑफ क्लोरीन गैस यूजिंग द करंट ऑफ 3 एम्पियर इज। तो इस सवाल में देखो क्लोरीन पर का अमाउंट दे रखा है कि कितना यह लिबरेट हो रहा है और साथ में करंट दे रखा है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें टाइम निकालना है। तो हमारे पास देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, हम लोग उसको यूज करेंगे तो आ जाएगा। आप लोग एक बार खुद से इसको बनाने की कोशिश करो। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो कितना आसानी से सॉल्व होगा। देखो अगर मान लो Cl2 गैस यहाँ पर रिलीज हो रहा है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं रिएक्शन कुछ ऐसा ही होगा, 2Cl माइनस गिव्स Cl2
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है 1 मोल Cl2 गैस रिलीज होने में, ठीक है। तो मान लो फैराड के टर्म में बात करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि 2 फैराड का रिक्वायरमेंट है। इसी बात को अगर हमने ऐसा बोल दिया फॉर 1 मोल ऑफ Cl2 गैस, 1 मोल Cl2 गैस रिलीज करने के लिए कितना 2 फैराड का चाहिए रिक्वायरमेंट, तो 0.1 मोल दे रखा है ना वहां पर, 0.1 मोल के लिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.1 मतलब 0.2 फैराड चाहिए, इतना चार्ज चाहिए। अब इस फैराड को कैसे निकालेंगे हम लोग, 0.2 इक्वल टू क्या होता है चार्ज, फैराड में कैसे कन्वर्ट करते हैं I इंटू टी, है ना, यहाँ पर से Q डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 96500। तो देखो यहाँ पर I का वैल्यू ऑलरेडी 3 एम्पियर दे रखा था, 3 एम्पियर पुट कर देंगे, T पर का वैल्यू हमें निकालना होगा। अब T पर का वैल्यू हम लोग आराम से यहाँ सिंप्लीफाई करके निकाल लेंगे। तो T इक्वल टू क्या हो जाएगा 96500 इंटू 0.2 अपॉन 3 जो कि हो जाएगा 107.2 मिनट। ध्यान रखना ये पहले सेकंड में आएगा और मैंने इसको 60 से डिवाइड करके फिर मिनट में कन्वर्ट किया क्योंकि आंसर जो है ना वो मिनट में दे रखा है। तो इसका जो नियरेस्ट वैल्यू था वो 110 मिनट था, ठीक है। तो 110 मिनट वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, ये तो काफी आसान है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। देखो करंट दे रखा है 1 एम्पियर, ठीक है, और टाइम भी दे रखा है। तो तुम्हारा Q तो यही आ जाएगा, Q इक्वल टू क्या होगा I इंटू टी, क्या, तो करंट दे रखा 1, टाइम दे रखा 60 सेकेंड, तो कितना हो गया तुम्हारा 60 कूलम हो गया ना, ठीक है। अब बोल रहा 60 कूलम के लिए कितना इलेक्ट्रॉन पर का रिक्वायरमेंट होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तुम लोग पता है ना एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। अब क्या करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करो 60 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ठीक है। अब डिवाइड कर दो ये, चलो 10 टू द पावर 19 अगर ऊपर चल जाएगा तो 10 टू द पावर 19 हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 1.6 ये कितना हो जाएगा 37.5, ठीक है। 37.5 माइनस 1 तो टोटल मिला के हम लोग बोल सकते हैं ये 3.75 इंटू 10 टू द पावर 20 हो जाएगा। ये तो बहुत आसान से सवाल था। नेक्स्ट सवाल देखो, द वेट ऑफ सिल्वर, ठीक है, सिल्वर का एटॉमिक वेट दे रखा है 108, है ना, इज डिस्प्लेस्ड बाय अ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हिच डिस्प्लेसेस 5600 ml ऑफ O2, ठीक है, एट STP। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं इसके लिए इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के लिए कितना करंट का रिक्वायरमेंट है, कितना इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट है। तो देखो 5600 ml लिख रखा है, तो सबसे पहले हम लोग इस यहाँ पर STP लिख रखा है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं ना STP पर वॉल्यूम कितना होता है 22400 ml, ठीक है। तो यहाँ पर से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स हम लोग क्या लिख सकते हैं 5600 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 22400। तो आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 1/4 आ गया, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं 0.25 मोल, ठीक है। तो 0.25 मोल आपका क्या आ गया O2 रिलीज हो रहा, ठीक है। अब देखो O2 के लिए रिएक्शन क्या था, चलो मैंने लास्ट टाइम बताया दिया था क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या था, O2 वाटर के ऑक्सीडेशन पर निकलता था, है ना। तो मान लो यहाँ पर 2H2O होगा, 2H2O क्या देगा O2, ठीक है, O2 गैस रिलीज होता था प्लस 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो 1 मोल O2 बनने के लिए 4 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट था, 4 फैराड का, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना 1/4 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कितना 1/4 मोल O2 है ना। तो 1/4 मोल O2 के लिए कितना 1 फैराड इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होगा। कहने का मतलब 1 फैराड यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा है, ठीक है। और वहीं यहाँ पर डिपोजिट क्या हो रहा है, सिल्वर डिपोजिट हो रहा है। तो सिल्वर डिपोजिट होगा तो सिल्वर डिपोजिट कैसे होगा Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स Ag। तो देखो सिल्वर के लिए कितना 1 फैराड, 1 मोल अगर सिल्वर की बात करें तो 1 मोल सिल्वर के लिए 1 फैराड का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी भी 1 फैराड ही दिया जा रहा है, तो 1 फैराड के लिए 1 मोल Ag डिपोजिट होगा ना। तो Ag का 1 मोल, Ag का 1 मोल और इसका एटॉमिक वेट होता है 108, मतलब 1 को 108 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 108 ग्राम। सिंपल है ये, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फैराडेज का सेकेंड लॉ देखेंगे।